हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडियन मनी मार्केट और उसके स्ट्रक्चर की। इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर दो तरह से बटा हुआ है। पहला पार्ट है उसका ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जो कि आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर काम करता है। इसके अंतर्गत आता है कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट, कोलेटरल लोन मार्केट, ट्रेजरी मनी मार्केट एंड कमर्शियल मनी मार्केट। दूसरा सेक्टर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि आरबीआई की रेगुलेशन के अंडर काम नहीं करता। इसके अंतर्गत आते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, साहूकार्स। इंडिजीनियस बैंकर्स वो बैंकर्स थे जो कि आरबीआई के रेगुलेशन में नहीं थे और या नहीं हैं। ये बैंकर्स वो बैंकर्स हैं जो कोई भी स्थान पर एक प्राइवेट फर्म की तरह से काम करते हैं, जो लोन भी देते हैं और डिपॉजिट भी स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो काम है, जो लोन देना या डिपॉजिट स्वीकार करना, ये लोकल लेवल पर ही किया जाता है और ये हुंडीज में भी डील करते थे और करते हैं। भारत में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो इंडिजीनियस बैंकर्स हैं वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से जाने जाते थे या जाने जाते हैं। चेन्नई में इन्हें शेट्टी कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में इनको महाजन्स एंड साहूकार्स कहा जाता है, मुंबई में शरोफ और मारवाड़ीज़ के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा जो मनी लैंडर्स हैं वो बैंकर्स से अलग हैं, क्योंकि मनी लैंडर्स का काम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए मनी को लैंड करना है। यदि वो शॉर्ट टर्म में डील कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा समय के लिए वो लोन दे रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में रहकर भी मनी को लैंड करते थे। लेकिन मनी लैंडर्स कभी भी डिपॉजिट को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर आरबीआई के कंट्रोल में नहीं आता है और ये फ्रीली वर्क करता है विद अ पैरेलल टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और अब हम बात करेंगे डिटेल में ऑर्गेनाइज सेक्टर के मार्केट्स के बारे में कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कौन कौन सी इंडियन मनी मार्केट के अंतर्गत कौन कौन से बाज़ार काम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, जिसे हम शॉर्ट टर्म मार्केट के नाम से भी जानते हैं। और ये मार्केट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करती है और इसके जो डेज़ हैं जिसके लिए काम किया जाता है इस मार्केट में वो है 1 डे टू 14 डेज़। अब काम क्या होता है इस मार्केट में? इस मार्केट में बैंक्स द्वारा फंड्स को उधार दिया जाता है या लिया जाता है। लेकिन किसको दिया जाता है? बैंक को दिया जाता है। कितने दिनों के लिए? 1 से लेकर 14 दिन के समय के अंतर्गत इस तरह से फंड्स को लिया या दिया जाता है। तो ऐसे में जो शॉर्ट पीरियड रहता है इसका, वो डेज़ कितने रहते हैं? 1 to 14 डेज़। इसको हम शॉर्ट नोटिस मार्केट भी कहते हैं या ओवरनाइट मार्केट भी कहा जाता है। और किस लिए इसमें उधार लिया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए हैं 3 साल के लिए, लेकिन उसे कुछ समय के बाद ही उस मनी की ज़रूरत पड़ जाती है और वो बैंक के पास उस पैसा को लेने चला जाता है। तो ऐसे में इकट्ठा पैसा देना कई बार बैंक के लिए पॉसिबल नहीं होता या शॉर्ट टर्म जो है लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हो जाता है बैंक के पास और उसके पास कैश अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे में वो अपनी शॉर्ट टर्म ज़रूरतों को दूसरे बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन ऐसे के लिए मनी को ले सकता है, उठा सकता है और उसे बोरो कर सकता है और आफ्टर अ डे, जितने समय के लिए उसने, जितने दिनों के लिए उसे लिया है, उसके कुछ समय के बाद उसे वापस करना पड़ता है।
इसके जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं वो बैंक्स हैं, और इसके अलावा इस कॉल मनी मार्केट के अंदर यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी जैसे इंस्टीट्यूशंस भी वर्क करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह के लोन्स के लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ को नहीं दिया जाता। और जो क्योंकि कॉल मनी मार्केट जो है सबसे ज़्यादा जो इसका जो वर्क सेक्टर है वो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ये बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के अंडर, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड और बिजनेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ऐसे में कॉल मनी मार्केट भी इन शहरों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से ये कॉल मनी या शॉर्ट नोटिस मार्केट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे में बैंक्स कई बार इस तरह से बोरो करना भी पसंद नहीं करते और वो ज़्यादातर रेपो का इस्तेमाल करते हैं। रेपो क्या है कि वो आरबीआई से उधार लेना पसंद करते हैं एज़ कंपेयर टू गेट द मनी और गेट द लोन फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मार्केट। नेक्स्ट हमारी मार्केट है, वो मार्केट है हमारी बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट। बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट भी एक शॉर्ट टर्म मार्केट है, जिसके अंतर्गत जो है शॉर्ट टर्म के लिए बैंक जो है गारंटी देता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म मार्केट अंडर विच बैंक गिव्स गारंटी दैट बायर पे टू सेलर ऑन ड्यू डेट। कि बायर क्या गारंटी देता है कि बायर जो है सेलर को जो ड्यू डेट है उसके ऊपर पेमेंट कर देता है। लेकिन यदि इस गारंटी यानी कि इस पेमेंट को बायर नहीं कर पाता है तो उस केस में बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और उसकी पेमेंट बैंक करेगा। सो बैंक इज़ अ गारंटर हियर इन बैंकर्स एक्सेप्टेंस। सो इट इज़ अ प्रॉमिस to pay in the future, and it is a guarantee given by the bank that if the buyer is failed to return back the money on due date, then the bank is responsible to pay. So it is in the form of time draft. टाइम ड्राफ्ट है क्योंकि समय की निर्धारित अवधि दी गई है यहाँ पर, और इसमें बैंक जो है एक्सेप्ट करता है उसे टाइम ड्राफ्ट की तरह से। और इट अराइज, क्यों ये अराइज होता है, क्यों बैंकर्स एक्सेप्टेंस ली जाती है, ये हमारे बेसिकली ट्रेड के कारण ली जाती है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। जब डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं बैंकर्स की एक्सेप्टेंस लेते हैं तो ऐसे में ट्रेड ट्रांजैक्शंस और डोमेस्टिक बिजनेस और फॉरेन बिजनेस के अंडर बैंकर्स की एक्सेप्टेंस ली जाती है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस के अंडर बैंक मोस्टली ये जो प्रेफर की जाती है इन फॉरेन ट्रेड, जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर पार्टीज़ क्योंकि एक दूसरे को जानती नहीं हैं तो ऐसे में बैंक की गारंटी ली जाती है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस लिया जाता है, और ताकि दूसरी जो पार्टी है, दोनों पार्टीज़ में आपस में विश्वास बना रहे और समय पर उसकी पेमेंट हो जाए। तो ऐसे में इस तरह के बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बैंकर्स एक्सेप्टेंस को लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ही इस तरह के बिल्स की एक्सेप्ट करते हैं। सभी बैंक इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, केवल स्पेशलाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बैंक्स के लिए भी रूल है कि बैंक्स जो है जब भी इस तरह की गारंटी देता है तो वो अपने बोरोअर्स को केयरफुली सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट कैसे करता है कि उनकी केयरफुली एग्जामिनेशन किया जाता है, उनके मीन्स का कि क्या, और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस का कि क्या उसकी जो पार्टी है जिसके लिए वो गारंटी दे रहा है वो फाइनेंशियली साउंड है भी या नहीं है। तो ऐसी जांच करने के बाद ही बैंकर्स जो हैं बैंकर्स अपनी एक्सेप्टेंस देता है।
मोस्टली जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस का टाइम होता है वो 90 डेज़ का होता है, लेकिन जो इसका पीरियड है वो वेरी करता है बिटवीन 30 टू 180 डेज़। तो इस तरह से बैंकर्स की एक्सेप्टेंस दी जाती है टू मेक द बिजनेस मोर स्ट्रॉन्ग, मोर साउंड एंड मोर प्रॉफिटेबल। अगली जो मार्केट है वो मार्केट है कोलैटरल लोन मार्केट। कोलैटरल लोन मार्केट भी एक ऐसी मार्केट है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म लोन दिया जा रहा है अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ द सिक्योरिटीज़। और ये जो सिक्योरिटीज़ जो दी जाती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, वो शेयर हो सकते हैं, वो गोल्ड हो सकते हैं, जिसके बिहाफ पर लोन को क्रिएट किया जाता है। और ऐसी सिक्योरिटीज़ को सेज भी कर दिया जाता है यदि लोन्स की पेमेंट समय पर नहीं होती है। यानी कि इसका क्या अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति जो लोन ले रहा है वो समय पर अपने जो पेमेंट है उसे रीपेमेंट नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में उसके द्वारा दी गई सिक्योरिटी को जब्त कर लेगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट जो मार्केट वर्क करती है अंडर इंडियन मनी मार्केट, वो मार्केट है ट्रेजरी बिल मार्केट, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है और हमारे इंडिया में गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। तो ये ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? ट्रेजरी बिल्स इशू करने वाली अथॉरिटी है गवर्नमेंट। तो ये प्रॉमिसरी नोट्स हैं जो कि गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को, कैश रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है। और जो समय, जिस समय अवधि के लिए इसे इशू किया जाता है उस समय अवधि के बाद वो उसे वापस कर देती हैं। और इसका जो समय अवधि रहता है वो कितना रहता है? टाइम पीरियड जो इसका रहता है जिसके लिए गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है वो है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 days. It depends upon the government for how much time it is issuing the promissory type of treasury bills. और टेम्परेरी जो डेफिसिट है, अपने टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये एक परमानेंट सोर्स का काम करता है। किस प्रकार से कि यदि एक ट्रेजरी बिल जो कि 364 डेज़ के लिए इशू किया गया है, जैसे ही उसका समय पेमेंट का आता है गवर्नमेंट क्या करती है? नए ट्रेजरी बिल्स इशू कर देती है ताकि पुराने ट्रेजरी बिल्स को पे किया जा सके। तो इस तरह से परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स का काम करता है आपके ये ट्रेजरी बिल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और इसे हर साल इशू किया जाता है। किस लिए इशू किया जाता है? ताकि पुराने बिल्स की रीपेमेंट कर दी जाए, उसे समय पर वापस कर दिया जाए। परंतु इसे इशू चाहे गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसकी जो ऑक्शन है या जिसे सेल किया जाता है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके द्वारा इसे ऑक्शन किया जाता है, इसकी बोली लगाई जाती है, इसे बेचा जाता है। और मोस्टली हर वेडनेसडे को, यूजुअली हर वेडनेसडे को ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए इशू हो रही है और शॉर्ट टर्म के बाद इसकी वापसी है। और जो इसका जो इंटरेस्ट है इसको ज़ीरो कूपन जो सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो इसके ऊपर इनकम कैसे होती है? इसकी इनकम का सोर्स क्या है? क्योंकि इसे डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और फेस वैल्यू पर, इसकी मैच्योरिटी डेट पर इसका पूरा अमाउंट वापस किया जाता है। तो जो अंतर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल
एक 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है जिसे 90 रुपये में इशू किया गया, लेकिन उसकी वापसी 100 रुपये में की जा रही है, तो वो व्यक्ति या वो इंस्टीट्यूशन जिसने इसे ख़रीदा था उसे कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसने उसे 90 रुपये में ख़रीदा और उसकी वापसी उसे 100 रुपये मिल रही है, तो 10 रुपये का उसके ऊपर फ़ायदा हुआ, जिसे डिस्काउंट भी कहते हैं। आप इंटरेस्ट रेट भी समझ लीजिए उसके ऊपर कि ये इंटरेस्ट मिल गया उसे या इतना उसे इनकम हुई। तो इस तरह से ट्रेजरी बिल्स जो हैं इशू किए जाते हैं। ये हाईली लिक्विड एसेट्स हैं और इसके लिए जो है ये भी मैंने बता दिया आपको, रेडी अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द वीक। क्यों? क्योंकि इसको आरबीआई जो है हर वेडनेसडे को इसकी ऑक्शन करता है, इसे सेल करता है। और ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क इसके ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। सरकार इनके ऊपर जो है जितने भी चाहे डिस्काउंट पर इशू करती रहे इसे, लेकिन समय पर इसको जब भी इसकी मैच्योरिटी डेट होती है उस पर इसका पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पीछे बनी रहती है, इसलिए इसे ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क पर इस पर रहता है। और ट्रेजरी बिल्स जो है बैंक्स के लिए के स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए एलिजिबल सिक्योरिटीज़ है, इसलिए बैंक्स इसे ख़रीदना भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अपने SLR रेशियो मेंटेन करने में सहायता मिलती है। ट्रेजरी बिल्स का जो मिनिमम अमाउंट रहता है इश्यू करने का वो है 25,000 रुपये का, और ये 25,000 के मल्टीपल्स में इशू किया जाता है। तो ये थे हमारी ट्रेजरी बिल मार्केट, जिसके अंतर्गत ट्रेजरी बिल्स द्वारा जो है पैसों को या फंड को क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है और गवर्नमेंट को सहायता मिलती है अपने खर्चों को करने के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं ट्रेजरी बिल्स के वो कौन कौन से हैं ये बता दें आपको। आरबीआई कैसे है? क्योंकि आरबीआई इसका ऑक्शन कर रहा है, इसे गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेल कर रहा है। इसके अतिरिक्त एसबीआई, कमर्शियल बैंक्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, LIC, GIC, UTI, नाबार्ड, IDBI, IFCI, ICICI और आम पब्लिक और कॉरपोरेट सेक्टर्स, इसके अलावा फाइनेंशियल जो आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप FIIs भी कहते हैं। तो ये पार्टीज़ हैं जो कि ट्रेजरी बिल्स को परचेज़ और सेल करती हैं, जिसमें सेल करने वाले तो गवर्नमेंट एंड आरबीआई ही हैं। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेल कर रहा है, लेकिन बाकी उसे ख़रीदने वाले भी हैं और समय पर जो है इसकी पेमेंट कर दी जाती है। कमर्शियल बिल मार्केट क्या है? एक ऐसी मार्केट जिसमें कि कमर्शियल बिल्स डील किए जाते हैं। तो कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं बच्चों? कमर्शियल बिल्स वो बिल्स हैं जब आप किसी भी प्रोडक्ट को उधार खरीदते हैं, तो ऐसे में अगर आपने उस समय उसकी पेमेंट नहीं करनी है, तो ऐसे में आपका जो सेलर है वो आपके ऊपर एक बिल लिखता है। उस बिल में क्या लिखा जाता है कि यू आर ऑर्डर टू पे द बिल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विच इज़ मैक्सिमम अप टू द 3 months, राइट। तो ऐसे में ऑर्डर लिख दिया जाता है और आफ्टर 3 months परचेज़र जो है सेलर को पेमेंट वापस कर देता है। तो ऐसे बिल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, कहाँ पर? अकाउंट्स में। और वो बिल्स कौन से थे? बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको आप बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल कहते हैं। ये बिल्स कौन लिखता है? सेलर, जिसको आप ड्रॉयर कहते हैं। और किसके ऊपर लिखा जाता है? ड्रॉई के ऊपर, जो कि आपका परचेज़र है। तो ऐसे में पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे के ऊपर बिल लिखकर उसे कुछ समय का उधार का समय देती हैं, ताकि वो आफ्टर दैट टाइम उसके बाद वो पेमेंट करते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल सेलर ने बायर के ऊपर बिल लिखा और सेलर को उसी वक्त कुछ समय के बाद ही अपने पैसे की आवश्यकता पड़ गई। तो ऐसे केस में वो इस तरह के बिल्स को
बैंक के पास लेकर जाएगा और बैंक उसे डिस्काउंटिंग फैसिलिटी देगा। कुछ डिस्काउंट उसमें से कट करके बाकी पैसे सेलर को दे दिए जाएंगे। तो अब बिल किसके पास आ जाएगा? बैंक के पास आ जाएगा और फिक्स टाइम पर जो भी उसकी मैच्योरिटी डेट है उस डेट पर बैंक जो है परचेज़र से कलेक्शन कर लेगा। तो इस तरह से बैंक्स जो हैं कमर्शियल बिल्स को डिस्काउंट करने की फैसिलिटी देते हैं। तो जनरली जो इसका टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स के टाइम के बाद इस बिल की पेमेंट करनी पड़ती है। और किस तरह से इस जो बिल है जिसमें जो हेल्प मिलती है वो मिलती है गुड्स को क्रेडिट पर सेल करने की, और बायर को भी इसमें सहायता मिल जाती है, उसे कुछ समय का उधार मिल जाता है। लेकिन भारत में जो है अभी भी ये मार्केट पूरी तरह से डेवलप नहीं है। आरबीआई ने बहुत से ऐसी कोशिश की हैं, कई स्कीम्स लेके आए हैं, जैसे 1952 में और 1970 में बिल से रिलेटेड रीडिस्काउंटिंग स्कीम्स को लेके आया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा वो स्कीम्स सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो अभी भी ज़रूरत है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा रीडिस्काउंटिंग हाउसेस को ओपन किया जाए, ताकि जो ये बिल्स हैं कमर्शियल बिल्स या ट्रेजरी बिल्स जो हैं इन सबको डिस्काउंट करने की फैसिलिटी वहाँ पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच बच्चों।